डियर स्टूडेंट्स, मुझे ऐसी आशा है कि लॉकडाउन के दौरान आप सभी विद्यार्थी अपने सारे परिवार के सदस्यों के साथ अपने घर में ही सुरक्षित होंगे और इस पारिवारिक माहौल का आप आनंद उठा रहे होंगे। मैं पिछले 26 वर्षों से पॉलिटेक्निक कॉलेज में इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का हेड हूँ और कई सब्जेक्ट्स का पढ़ाने का अपने जीवन में एक अनुभव पाया है और उसके आधार पर इस लॉकडाउन के दौरान बच्चों ने ये डिमांड की है कि सर आप मैकेनिक्स जो है फर्स्ट ईयर जो विद्यार्थी पढ़ते हैं पॉलिटेक्निक कॉलेज में राजस्थान में, उनके लिए अगर आप वीडियो बनाकर हमें अपलोड कर सकें तो हमें बहुत फ़ायदा होगा और हम सब्जेक्ट का रिवीजन भी कर पाएंगे। ओके, तो बच्चों के डिमांड पर मैंने ये वीडियो बनाना शुरू कर रहा हूँ। मैं इससे पहले इलेक्ट्रिकल से संबंधित 2-3 विषयों के मैंने वीडियो बनाए हैं, अपलोड किए हैं, अच्छा रिस्पॉन्स है ना, और बच्चे उन्हीं की डिमांड के आधार पर मैं ये नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहा हूँ फर्स्ट ईयर पॉलिटेक्निक के लिए, और वो है अप्लाइड मैकेनिक्स, जिसको हिंदी में अनुप्रयुक्त यांत्रिकी कहते हैं। ये वीडियोस में सामान्यतः राजस्थान में मैंने ये पाया कि पॉलिटेक्निक में अधिकतर विद्यार्थी 10th पास के बाद एडमिशन लेते हैं और अधिकतर हिंदी मीडियम्स के होते हैं। तो ऐसा अनुभव है कि लगभग 70% to 80% जो विद्यार्थी हैं वो सारे पेपर्स हिंदी में पढ़ते हैं। तो ये वीडियो मैकेनिक्स का जो सब्जेक्ट है वो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि पूरी हिंदी में आपको पढ़ाऊं। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो परिभाषाएं हैं वो मैं मुंह से बोल के सुनाऊंगा, तो अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आप बार बार सुनकर उससे नोट्स बना सकते हैं। और मैं पूरी मैकेनिक्स में है ना, मैं बहुत सारे डायग्राम्स, बहुत सारे उदाहरण लेकर आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले समझिए कि ये जो मैकेनिक्स है वो क्या चीज है। यांत्रिकी, तो यांत्रिकी मीन्स इसमें हम बलों का अध्ययन करते हैं। तो यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स वो साइंस या विज्ञान है जिसमें हमें बलों का अध्ययन करते हैं। ठीक, कि बल क्या होते हैं, बलों के कितने प्रकार होते हैं, बल का क्या प्रभाव होता है, बल क्या क्या कार्य कर सकते हैं, उन सब के बारे में जो अध्ययन करते हैं उस विज्ञान को हम मैकेनिक्स या यांत्रिकी कहते हैं। अब इस मैकेनिक्स को अगर हम 2 भागों में बांटते हैं तो पहला भाग है आपका स्थैतिक विज्ञान। मैं इंग्लिश में भी लिखता जाऊंगा, हिंदी में भी लिखूंगा, और इस स्थैतिक विज्ञान को हम स्टैटिक साइंस कहते हैं। और दूसरा जो है वो है गति विज्ञान, गति विज्ञान जिसको हम डायनामिक्स कहते हैं। ये मैकेनिक्स सब बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर इनमें भी स्टैटिक्स और डायनामिक्स सब्जेक्ट वहां पर भी आपको होता है, और वहां के स्टूडेंट्स जो हिंदी मीडियम में हैं, जो इंग्लिश में देते हैं बीएससी वगैरह, तो इस वीडियोस को देखकर भी लाभ उठा सकते हैं। अब हमें इस स्टैटिक साइंस में यानी स्थितिक विज्ञान में हम किसी वस्तु पर बलों का अध्ययन करते हैं जब बल वस्तु साम्य अवस्था में या स्थिर अवस्था में रहती है। तो वस्तु कौन सी अवस्था में रहेगी? स्थिर अवस्था में रहेगी। स्थिर अवस्था का मतलब इंग्लिश में लिखें नो मोशन, और स्थिर अवस्था को हम टेक्निकली साम्य अवस्था शब्द से भी लिख सकते हैं। ओके, स्टैटिक विज्ञान का मतलब है कि वस्तु अगर स्थिर अवस्था में है और उस पर कई बल कार्य कर रहे हैं तो इन बलों का जब हम अध्ययन करेंगे तो उस विज्ञान को हम स्टैटिक विज्ञान कहेंगे। इसमें वस्तु गति नहीं करेगी। जैसे मैं किसी दीवार को धक्का लगाता हूं या दीवार को खींचता हूं तो गति नहीं करती, पर बल तो अवश्य उस पर कार्य कर रहा है। तो ऐसे बलों का अध्ययन करते हैं तो स्टैटिक विज्ञान होता है। और गति विज्ञान में अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और बल लगाने पर अगर वो ऐसे गति करता है तो ऐसे विज्ञान को हम गति विज्ञान कहते हैं। इसका मतलब इसमें मोशन और गति होगा, यानी वस्तु अपने स्थान का परिवर्तन करती है।
क्लियर? तो ये हमारे जो पूरा सब्जेक्ट है यांत्रिकी, उसको मैंने दो भाग में बांटा है, स्थिति विज्ञान और गति विज्ञान। इसमें कोई गति नहीं होती है, इसमें गति होती है, पर दोनों में बल के कारण ही गति होगी या नहीं होगी। तो ऐसे बलों के अध्ययन को, है ना, तो यहाँ पर हम क्या लिखें, बलों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को हम यांत्रिकी विज्ञान कहते हैं। ठीक है, बलों का विज्ञान। और इन सब के आधार पर हमें किसका अध्ययन करना है, बलों का, किस पर, किसी वस्तु का। तो ये जो वस्तु हैं, जिसको इंग्लिश में बॉडी कहते हैं, इनका हम वर्गीकरण भी करते हैं। तो ये जो वस्तु है, इसका वर्गीकरण हम तीन भागों में करते हैं। पहला भाग कौन सा है, दृढ़ वस्तु। दृढ़ वस्तु मीन्स सॉलिड बॉडी। सॉलिड बॉडी पर हम ऐसा मानते हैं कि जब कोई बल लगाते हैं तो उसकी आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई शेप में चेंज नहीं होता है। और दूसरा है तरल पदार्थ। तरल पदार्थ मीन्स लिक्विड। ठीक है, इसके बारे में आपको जानकारी है। और तीसरा आपका होता है गैस, गैसेस। लेकिन मैकेनिक्स में हमारे सिलेबस में सिर्फ सॉलिड बॉडी के बारे में ही पढ़ना है। सॉलिड बॉडी का मतलब यह है कि जब आप उस पर बल लगाएंगे तो वो अपनी स्थिति में परिवर्तन हो सकता ना भी करे, हो सकता है परिवर्तन करे, पर उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है। तो इन बलों वस्तुओं में हमें सॉलिड बॉडी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो इस तरह से हम यांत्रिकी विज्ञान को शुरू करेंगे। तो मैंने ये कहा था कि सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, बलों का अध्ययन करने वाली साइंस को पढ़ना है। तो मैकेनिक्स का जो सबसे पहला चैप्टर है, और वो चैप्टर है बलों का परिचय, कि बल क्या होते हैं, बल का मात्रक क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, और इन सब की हम स्टडी करेंगे बल पहले चैप्टर में। और चैप्टर का नाम है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ फोर्सेस, बलों का परिचय। ठीक है, शुरू करें। तो आज हम पहला चैप्टर शुरू करते हैं। मैकेनिक्स का पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ फोर्सेस, हिंदी में उसको बोलते हैं बलों का परिचय। ओके, तो सबसे पहले समझिए, इन टॉपिक्स पर हम पढ़ेंगे बलों के बारे में, जो पूरी मैकेनिक्स के सिलेबस में बेसिक फंडामेंटल्स हमें रिक्वायर्ड है। तो इसमें देखिए सबसे पहले है फोर्स यानी बल। ओके, अब देखिए बल क्या चीज है, समझिए कि अगर मैं किसी वस्तु पर कोई बल लगाता हूं और वो अपनी स्थिति यानी पोजीशन में चेंज करती है, या कोई ऐसी वस्तु है जिस पर मैं बल लगा रहा हूं लेकिन अपनी स्थिति में वो परिवर्तन नहीं करती है, तो ये जो कारण है, इस कारण को हम क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं। तो बल वह बाह्य कारण है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करती है या करने का प्रयास करती है। इस कारण को हम बल कहते हैं। क्लियर है? अब ये जो बल है, इस बल को हम फोर्स के आधार पर F से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? F से लिखते हैं। अब ये बल है, तो बल की हमेशा मात्रक होना जरूरी है। तो इसका जो मात्रक है SI सिस्टम में, SI सिस्टम में इसका जो मात्रक रहेगा वो न्यूटन होगा। ठीक है, देखिए मात्रक के बारे में 3 सिस्टम है। पहला सिस्टम FPS पद्धति थी, फुट पाउंड सेकंड। दूसरी CGS पद्धति थी, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। और तीसरा था MKS, मीटर किलोग्राम और सेकंड का था। और इन सब के बेस पर एक एडवांस सिस्टम आजकल जो पूरे वर्ल्ड में यूज हो रहा है वो है SI सिस्टम, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम। तो आज हमारे जो एग्जाम के पैटर्न्स हैं वो सारे के सारे पैटर्न्स SI यूनिट्स पर हैं। तो जो SI यूनिट्स हैं उसमें बल यानी फोर्स की जो मात्रक यानी यूनिट है वो हमारा न्यूटन होता है। क्लियर? तो ये हमारा बल की परिभाषा है। बल को वापस रिपीट कर रहा हूं, बल वह बाह्य कारण है
जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करती है या करने का प्रयास करती है उसे हम बल कहते हैं, और बल का मात्रक न्यूटन है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। ठीक, अब दूसरा हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ फोर्स में, यानी बलों का प्रकार, बलों का प्रकार। इसमें देखो ये हमारा कोई सरफेस या सतह है, और इस सतह पर अगर हमने ऐसे कोई वस्तु रखी हुई है, इस वस्तु पर अगर मैं यहां पर कोई बल लगाना चाहता हूं, मैंने इसको ऐसे खींचा है, यानी इस वस्तु को मैं ऐसे खींच रहा हूं, तो ये वस्तु इस दिशा में गति करने का प्रयास करेगी या गति करेगी। तो ऐसे जो खिंचाव बल है, इस खिंचाव बल को हम कहते हैं तनाव बल। ऐसे खिंचाव बल को हम तनाव बल कहते हैं। तनाव बल यानी इंग्लिश में टेंशन फोर्स। तो जो टेंशन फोर्स है उसको हिंदी की साधारण भाषा में हम खिंचाव बल कहते हैं। कौन सा बल? खिंचाव बल कहते हैं, जिसको इंग्लिश में पुल भी कहते हैं। तो अगर कोई बल की दिशा वस्तु जिस पर हमें बल लगाना अगर उससे दूर जा रहा है, तो ऐसे बलों को हम तनाव बल कहते हैं। और तनाव बल को साधारण हम T से डिनोट करते हैं, T से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा तनाव बल है। अगर मैं यहां पर कोई बल लगाना चाहता हूं, तो मुझे खींचना है तो मैं सामान्यतः इसी दिशा में खींचूंगा, तो मेरा जो वस्तु है वो इस दिशा में करेगी। तो ये जो बल है ये काम करने वाले बिंदु पर जहां पर हम बल लगा रहे हैं उस बल से दूर जा रहा है, तो ऐसे सारे बलों को हम तनाव बल कहते हैं। तो बल के तनाव बल का मतलब अगर कोई बल वस्तु जिस बिंदु पर बल लगा रहे हैं अगर उससे दूर जा रहा है, तो ऐसे बलों को हम तनाव बल कहते हैं। दूसरा संपीड़न बल। संपीड़न यानी इंग्लिश में हम कहते हैं कंप्रेशन बल। ठीक है, अब संपीड़न मीन्स होता है दबाना। तो अगर मैं इसी को डायग्राम से एक्सप्लेन करूं, ये मेरा कोई भी बॉडी यानी वस्तु है और ये कोई दो बिंदु है जिसमें मुझे बल लगाना है। तो अब अगर मैं बल की दिशा को बिंदु की ओर रखता हूं, ये ठीक है, तो ऐसे बलों को हम क्या कहते हैं? संपीड़न बल कहते हैं। संपीड़न बल को साधारण भाषा में धक्का भी कहते हैं। धक्का लगाना, पुश करना भी कहते हैं। तो ऐसे बलों को सामान्यतः हम मैकेनिकल, सिविल और इन सब में C से डिनोट करते हैं, पर हम इसको T' से भी लिख सकते हैं। तो तनाव बल और संपीड़न में अंतर यह है बल की दिशा का। अगर कोई बल कार्य करने वाले बिंदु से दूर जाता है तो वो तनाव बल है, और अगर कोई बल बिंदु जिस पर बल लगा रहे अगर उस बिंदु की ओर गति करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? संपीड़न बल कहते हैं। इसके अलावा एक बल और है और वो कहलाता है हिंदी में कर्तन बल। क्या कहलाता है? कर्तन बल, जिसको इंग्लिश में शियर फोर्स कहते हैं। शियर फोर्स कहते हैं। देखिए सामान्यतः इन दोनों में जब हम बल लगाते हैं तो इसकी साइज और शेप यानी आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जब हम कर्तन बल की बात करते हैं तो कर्तन बल में सामान्यतः इसकी आकृति और आकार में परिवर्तन होता है। देखिए कैसे, अगर मैंने ये सतह पर कोई वस्तु ऐसे रखी है और इस पर मैं इसकी इस सतह पर ऐसे बल लगाता हूं, तो आप ये देखेंगे कि ये अगर ये स्थिर है तो ये वाला जो बिंदु है बल लगाने पर ये ऐसे गति कर सकता है और अपनी आकृति में परिवर्तन कर सकता है।
तो ऐसे बलों को हम शियर फोर्स कहते हैं, और शियर फोर्स को सिविल और इंजीनियरिंग में हम नॉर्मली Q से डिनोट करते हैं। क्लियर? तो इन दोनों में जो भी बल लगता है वह सतह के लंबवत दिशा में लगता है। ठीक है, जैसे ये देखिए, ये सतह है, ये भी सतह है, इधर खींचिए या पुश कीजिए, तो इस सतह के लंबवत दिशा में काम करता है। लेकिन जब हम शियर फोर्स यानी कर्तन बल की बात करते हैं तो इस सतह के ऐसे बल लगता है, इसमें ऐसे लगता है, इसमें बल ऐसे लगता है। तो इन तीनों में जो तनाव बल, संपीड़न बल और कर्तन बल है, इनमें जो बल है उसका मात्रक न्यूटन ही रहेगा। ओके, समझ में आ गया? तो अब हमने बल को परिभाषित कर लिया, बलों के प्रकार को पढ़ लिया, अब हम बल की विशेषताएं पढ़ेंगे। अब समझिए, मुझे बल को समझाना है, मुझे उसको रिप्रेजेंट करना है, मुझे उसको प्रदर्शित करना है, तो मुझे बल की में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो तीसरा आपका जो टॉपिक है वो है बलों की विशेषताएं। बलों की विशेषताएं, देखिए समझाने के लिए बल में पहली चीज क्या होनी चाहिए? परिमाण होना चाहिए। परिमाण का इंग्लिश में हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि मेरा जो वेट है, वजन है, वो 70 kg है, 70 किलो का है। ओके, तो जो ये 70 है, ये मेरे वेट यानी वजन का परिमाण यानी वैल्यू है। तो मुझे अगर किसी बल को समझाना है तो पहली चीज मुझे उसकी वैल्यू यानी परिमाण चाहिएगा। दूसरा जो बल है वो उसकी हमें दिशा की आवश्यकता होगी। मुझे ये भी जरूरी है, जैसे मेरा वजन है वो कहां काम कर रहा है, वो नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की ओर, नीचे सतह की ओर काम कर रहा है। इसलिए मुझे हमेशा बल को समझाने के लिए हमेशा मुझे दिशा की भी जरूरत होगी, और दिशा को हम डायरेक्शन कहते हैं। और तीसरा हमें क्रिया बिंदु चाहिएगा कि ये जो बल है ये किस बिंदु पर कार्य करेगा। जैसे ये मेरा बोर्ड है, तो क्या मैं बल यहां लगा रहा हूं, क्या मैं बल ऐसे लगा रहा हूं, क्या मैं बल ऐसे खींच रहा हूं, यानी बल किस बिंदु पर कार्य करेगा, उस बिंदु को हमें प्रदर्शित करने के लिए आवश्यकता होगी। तो वो है क्रिया बिंदु, और क्रिया बिंदु को इंग्लिश में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहते हैं। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहेंगे। क्लियर? चौथा, क्रिया रेखा, लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन। अब देखिए, कोई फुटबॉल है, फुटबॉल पर मैं ऐसे लात मारता हूं, तो जिस दिशा में मैंने बॉल को लात मारी है, बॉल उस दिशा में जाएगी और किसी दिशा में नहीं जाएगी। यानी बल वस्तु को किस लाइन पर, किस दिशा में उसको अपनी स्थिति में परिवर्तन कराएगा। तो ऐसे रेखा को हम क्रिया रेखा बोलते हैं। तो ये चार बलों की विशेषता है जो बलों को प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक होते हैं। इसको मैं एक डायग्राम से समझाता हूं। ये देखिए, ये आपका कोई सतह है और इस पर मैंने कोई एक वस्तु रखी है, और इस वस्तु पर मैंने ऐसे दिशा में बल F लगाया है, और वो F का मान है 10 न्यूटन। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो 10 न्यूटन है ये इसका परिमाण है। ओके, और जब मैंने इसको इधर इस दिशा में बल लगाया है, तो आप ये पाएंगे कि ये वस्तु इस दिशा में गति करेगी। तो ये हमारा वस्तु के गति करने की डायरेक्शन यानी दिशा हो जाएगी। दो चीज हो गई। तीसरा, ये वो बिंदु है जहां पर मैंने वस्तु पर क्या लगाया? बल लगाया है।
क्रिया बिंदु कहलाता है। अब आप ये पाएंगे कि ये जो लाइन है, ये इस लाइन पर वस्तु हमेशा गति करती रहेगी। ओके, तो ये वस्तु जो है बल ऐसे लगाऊंगा तो ये लगातार मूव करती है। अगर मैं इसमें संपीड़न भी लगाता हूं तो ये इधर जाएगा, और तनाव लगाता हूं तो इधर जाएगा। यानी ये जो मेरी दिशा है, ये मेरी दिशा है क्रिया रेखा होगी। तो बल को समझाने के लिए 4 विशेषताएं होनी चाहिए, जिससे हम किसी बल को साधारण भाषा में समझा सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, सिस्टम ऑफ फोर्सेस यानी बल निकाय। अभी इससे पहले मैंने इन सब में आपको किसी एक बल से उसको एक्सप्लेन किया है, समझाया है। अब हम ऐसा मानते हैं कि कोई भी वस्तु पर एक से ज्यादा बल भी काम कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। तो जब किसी वस्तु पर एक से ज्यादा बल एक साथ कार्य करते हैं तो ऐसे बलों के समूह को हम बल निकाय कहते हैं। रिपीट कर रहा हूं, जब किसी वस्तु पर एक साथ एक से अधिक बल कार्य करते हैं तो ऐसे बलों के समूह को हम बल निकाय कहते हैं, जो सिस्टम ऑफ फोर्सेस भी कहलाता है। क्या कहते हैं इंग्लिश में? सिस्टम ऑफ फोर्सेस कहलाता है। अब ये जो सिस्टम ऑफ फोर्सेस है, इसको मुझे डिटेल में समझना है, क्योंकि पॉलिटेक्निक के एग्जाम्स में कभी कभी 6 नंबर का ये पूरा क्वेश्चन आता है कि बल निकाय को वर्गीकृत करो और उसको समझेंगे। तो सबसे पहले हमें इस बल निकाय का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशंस करना है। क्या करना है? क्लासिफिकेशंस करना है। देखिए, पहला हम इसको वर्गीकृत करते हैं कार्य बिंदु के आधार पर। कार्य बिंदु के आधार पर, कार्य बिंदु के आधार पर मीन्स अकॉर्डिंग टू पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। इससे पहले पढ़ा था कि बल को प्रदर्शित करने के लिए बल का कार्य बिंदु यानी क्रिया बिंदु का भी हमें ज्ञान होना जरूरी है। तो क्रिया बिंदु के आधार पर हम इसको 2 भाग में बांटते हैं। पहला है संगामी बल, जिसको इंग्लिश में कॉनकरेंट कहते हैं, कॉनकरेंट फोर्स कहते हैं। ओके, तो कॉनकरेंट क्या होता है? देखिए, ये हमारा कोई भी एक सतह है, सरफेस है। इस सतह पर, इस बिंदु पर अगर मैं ऐसे एक से ज्यादा बलों को कार्य कराते हैं तो इसमें देखिए 1, 2, 3 ये तीनों बल F1, F2 और F3 है। ये तीनों तनाव बल है, क्योंकि ये बिंदु से दूर जा रहे हैं। और ये जो F4 है, ये क्या है? ये संपीड़न बल है, क्योंकि ये बल बिंदु की तरफ जा रहे हैं। तो ये कहता है कि जब सारे बल किसी वस्तु पर, किसी वस्तु के किसी क्रिया बिंदु पर अगर एक ही बिंदु पर कार्य करें तो ऐसे बलों के समूह को हम संगामी बल कहते हैं। जब सारे बल एक ही बिंदु पर कार्य करें तो ऐसे बलों को हम संगामी बल कहते हैं। दूसरा देखिए, संगामी बल का रिवर्स क्या होगा? असंगामी बल। क्या होगा? असंगामी बल। असंगामी मींस ये कॉनकरेंट फोर्स है, तो हम पढ़ेंगे नॉन कॉनकरेंट फोर्स। नॉन कॉनकरेंट फोर्स ये कहता है कि जब वस्तु के सारे बल अगर अलग अलग बिंदुओं पर कार्य करें, ये देखिए पहला ये फोर्स है F1, ये F2, ये F3 और ये F4।
अगर सारे बल अलग अलग बिंदुओं पे कार्य करते हैं तो ऐसे सारे बलों के समूह को हम असंगामी बल कहते हैं। क्लियर? दूसरा जो हमारा वर्गीकरण होता है, क्या किसके आधार पर होता है? तल के आधार पर। तल के आधार पर। तल के आधार पर मीन्स इंग्लिश में अगर हम लिखें अकॉर्डिंग टू प्लेन्स। इस प्लेन्स को समझने के लिए समझिए, ये कमरा है, कमरे में 6 सतह है, 1 2 3 4 5 6। ओके, अगर मैं ये कहता हूं तो ये सारे के सारे वस्तु के लिए तल कहलाएंगे। तो तल के आधार पर हमने इसको फिर 2 भागों में वर्गीकृत किया या क्लासिफाइड किया। पहला है आपका समतलीय। समतलीय बल, इस समतलीय बल को हम कोप्लेनर फोर्स कहते हैं। कोप्लेनर फोर्स कहते हैं। कोप्लेनर का मतलब है अगर सारे बल एक ही तल पर कार्य करें तो ऐसे बलों के समूह को हम समतलीय बल कहते हैं। इसका समझाने के लिए मैं एक 3D व्यू ले रहा हूं। मान लीजिए ये कमरा है, इस कमरे में ये एक तल है, ये एक तल है और एक तल है। तो अगर सारे बल एक ही तल पर कार्य करें, किसी भी दिशा में अंदर किसी भी बिंदु, अलग अलग बिंदु, समान बिंदु पे कार्य करें, तो ये समझना है कि सारे बल अगर समतलीय हैं तो वो एक ही तल पर कार्य करेंगे। दूसरा असमतलीय बल। असमतलीय बल जिसको हम नॉन कोप्लेनर फोर्स कहते हैं। ठीक है, नॉन कोप्लेनर में सारे बल अलग अलग तलों पर कार्य करेंगे। देखिए ये पहला बल इधर, दूसरे तल पर और तीसरा इधर। इसको अगर नाम दे दें F1 F2 F3, इसको भी नाम दे दें F1 F2 और F3। ठीक है, तो तल के आधार पर हमने 2 भागों में इसको वर्गीकृत किया। पहला भाग है समतलीय बल। सारे बल अगर एक ही तल पर कार्य करते हैं तो ऐसे बलों के समूह को हम समतलीय बल कहते हैं। और अगर सारे बल अलग अलग तलों पर कार्य करें तो ऐसे बल के समूह को हम असमतलीय कहते हैं। तो आप देखिए ये जो बल निकाय है, ये 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसमें आपको ये समझाना है कि जो बलों का वर्गीकरण है वो 2 आधार पर किया जाता है, कार्य बिंदु के आधार पर और तल के आधार पर। कार्य बिंदु के आधार पर हम इसको 2 भागों में संगामी बल और असंगामी बल कहते हैं। संगामी में सारे बल एक ही बिंदु पर कार्य करते हैं और असंगामी में सारे बल अलग अलग बिंदुओं पर कार्य करते हैं। और तल के आधार पर हम इसको 2 भागों में बांटते हैं। पहला है समतलीय बल और दूसरा है असमतलीय बल। समतलीय में सारे बल एक ही तल पे कार्य करेंगे और असमतलीय में हम सारे बल अलग अलग तलों पर कार्य करेंगे। चलिए, तो अभी हमने इसका वर्गीकरण समझ लिया। अब इन वर्गीकरण के जो 2 आधार थे, कार्य बिंदु के आधार पर और तल के, अब हम इनको मिलाकर देखते हैं कि बलों का वर्गीकरण कैसे होगा। अब बलों के वर्गीकरण में पहला देखिए संगामी समतलीय बल। संगामी समतलीय बल, संगामी को कॉनकरेंट कोप्लेनर फोर्स कहते हैं। ओके, इस संगामी समतलीय में देखिए क्या होगा। संगामी में मतलब सारे बल एक ही बिंदु पर कार्य करेंगे और समतलीय मीन्स एक ही तल पर कार्य करेंगे। तो इसका अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो देखिए संगामी मीन्स एक ही बिंदु और समतलीय मीन्स एक ही तल। तो मैं ये वाला तल ले लेता हूं और इस पर एक क्रिया बिंदु बना लेता हूं। इस पर मैंने 4 बल दिखा दिए हैं ऐसे। ये आपका F1 F2 F3 और F4। तो इसको कैसे परिभाषित करेंगे हम कि जब सारे बल
एक ही तल पर एक ही बिंदु पर कार्य करें तो ऐसे बलों के समूह को हम संगामी समतलीय बल कहते हैं। मेरे वीडियो में आप बार बार जब सुनेंगे तो आपको परिभाषा अपनी कॉपी में नोट्स बनाने जैसा मिल जाएगा आपको। वापस रिपीट कर दें, जब सारे बल एक ही तल पर एक ही बिंदु पर कार्य करें तो ऐसे बलों के समूह को हम संगामी और समतलीय बल कहते हैं। दूसरा देखिए, संगामी की स्थान पर अब हम ले लें असंगामी, लेकिन तल को हम समतलीय ही रखें। तो असंगामी समतलीय बल क्या होता है? असंगामी का नॉन कॉनकरंट कोप्लेनर फोर्स। क्या है असंगामी? मतलब क्या हुआ? असंगामी का मतलब है कि सारे बल अलग अलग बिंदुओं पे कार्य करें, लेकिन समतलीय कहता है कि एक ही तल पर कार्य करने चाहिए। ये देखिए, संगामी मीन्स अलग अलग बिंदु, ये हो गए तीनों बिंदु, ये पहला बल, ये दूसरा और ये तीसरा है। तो इसमें आपने ये देखा कि तल तो हमने एक ही रखा है, लेकिन कार्य करने वाले बिंदु अलग अलग हो गए हैं। तो जब सारे बल एक ही तल पर अलग अलग बिंदुओं पर कार्य करें तो ऐसे बलों के समूह को हम असंगामी समतलीय बल कहते हैं। तीसरा देखिए, संगामी और असंगामी हो गया। अब हम तल के आधार पर इसको करेंगे। तो पहला है संगामी असमतलीय बल। असमतलीय बल, संगामी का क्या मीनिंग है? एक ही बिंदु पर, और असमतलीय मीन्स तल अलग अलग होनी चाहिए। तो संगामी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉनकरेंट, और असमतलीय को नॉन कोप्लेनर फोर्सेस। नॉन कोप्लेनर फोर्सेस। अगर हम इसी को एक डायग्राम से रिप्रेजेंट करें तो आप ये पाएंगे कि बहुत सारे एग्जाम्पल के बाद ये एक ऐसा पॉइंट है जो इन तीनों तलों का कॉमन है। तो देखिए, एक बल इस तल पे लगा दीजिए, ये तल है, दूसरा बल इस तल पे और तीसरा बल इस तल पे लगा दीजिए। तो F1, F2, F3। तो इस डायग्राम से क्या समझ में आ रहा है आपको कि कार्य बिंदु तो एक ही है, संगामी है, लेकिन तल यहां पर अलग अलग है। ठीक है, जब सारे बल अलग अलग तलों पर परंतु एक ही बिंदु पर कार्य करें तो ऐसे बलों के समूह को हम संगामी असमतलीय बल कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे संगामी के स्थान पर असंगामी और समतलीय के स्थान पर असमतलीय बल कहलाएंगे। इसमें नॉन कॉनकरेंट, नॉन कोप्लेनर फोर्स कहलाते हैं। तो इसको भी अगर हम डायग्राम से रिप्रेजेंट करें तो क्या होगा? तल भी अलग अलग है और बिंदु भी अलग अलग है। ये देखिए, तो ये F1, F2 और F3 आपके पास। तो अगर सारे बल अलग अलग तलों पर और अलग अलग बिंदुओं पर कार्य करें तो ऐसे बलों के समूह को हम असंगामी असमतलीय बल कहते हैं। तो जो क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं पॉलिटेक्निक के 6 नंबर का, उसमें आपको बल निकाय में बल को परिभाषित करना है, बल निकाय को। उसके बाद वर्गीकरण में, इससे पहले हमने जो 2 भाग 2 के आधार पर किया था और फिर इन दोनों को कंबाइन करके किया, तो ये आपके 6 नंबर का मैटर पूरा हो जाता है। क्लियर? चलिए, तो सिस्टम ऑफ फोर्सेस यानी बल निकाय भी हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आगे के सभी जो चैप्टर्स हैं वो इन सभी में से एक एक टॉपिक्स को लेकर कवर किए गए हैं। अब हम लास्ट में 2 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पे आते हैं जो एग्जाम्स में 1 नंबर या 2 नंबर या एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। ओके, अब पहला है 6.5 पॉइंट है परिणामी बल। कौन सा बल? परिणामी बल, जिसको इंग्लिश में रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। अब देखिए, इस बिंदु पर ये ऐसे 2 बल इसको खींच रहे हैं, F1 और F2। ठीक, इस वस्तु को F1 और F2 2 बल खींच रहे हैं। हम 2 बल और लगा देते
ये 2 हो गया, ये 3 और 4। तो आप बताइए ये वस्तु किस दिशा में गति करेगी? हम ऐसा मानते हैं कि ये लगभग इस दिशा में गति करेगी। अब हम क्या करें, इन चारों बलों को हटा दें और उनके स्थान पर एक बल ऐसा लगा दें, वो बल वही कार्य करे जो ये चारों बल मिलकर काम कर रहे हैं। तो ऐसे बल को हम परिणामी बल कहते हैं। सभी बलों के संयुक्त प्रभाव को हम परिणामी बल कहते हैं। कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द ऑल फोर्सेस इज नोन एंड द रिजल्टेंट फोर्स को हम R से लिखते हैं, क्योंकि ये R भी बल है, इसलिए इसका मात्रक यानी यूनिट भी न्यूटन रहेगा। तो हमने इन सब को हटाकर इस बल को R से लिख दिया। तो परिणामी बल का मतलब, अगर किसी वस्तु पर बहुत सारे बल लग रहे हैं और वो कुछ कार्य कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, तो उनको अगर हम हटा दें, ठीक, उनको हटाकर उनके स्थान पर उनके बराबर कार्य करने वाला एक बल लगा दें और वो उसी को उसी दिशा में ले जाए जिस दिशा में चारों बल मिलकर या अनेक बल मिलकर ले जा रहे हैं, तो ऐसे बल को हम परिणामी बल यानी रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। और लास्ट जो टॉपिक है और वो है तुल्यकारी बल, इसको इक्विवेलेंट फोर्स भी कहते हैं। अब आप समझो, जब भी कहीं पर भी परिणामी बल रिजल्टेंट फोर्स R लिखा हुआ है, इसका मतलब हम ये मान रहे हैं कि सारे बल मिलकर वस्तु को गति करा रहे हैं या अपनी उसकी स्थिति में परिवर्तन कर रहे हैं। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स का मतलब परिवर्तन होगा। ठीक है, अब मुझे उस वस्तु को रेस्ट पे रखना है, ठीक है, साम्य अवस्था में रखना है, उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस बल परिणामी बल के विपरीत दिशा में और उसके परिमाण के बराबर हमें एक बल लगाना पड़ेगा। उस बल को हम तुल्यकारी बल कहते हैं। जैसे ये वस्तु है और बहुत सारे बलों का परिणामी बल इधर है और वस्तु इस दिशा में गति कर रही है। अब अगर हम इसके ठीक विपरीत दिशा में एक बल लगा दें जिसका परिमाण यानी मैग्नीट्यूड R के बराबर हो, मान लो R 10 न्यूटन है, R 10 न्यूटन है, ये भी हमें 10 न्यूटन लगाना पड़ेगा, लेकिन दिशा R के ठीक विपरीत, जैसे कहें हम 180 डिग्री पर लगाना होगा, जिससे कि इसके कारण होने वाले गति का ये विरोध करेगा और वस्तु को साम्य अवस्था में, साम्य अवस्था मतलब स्थिर अवस्था में उसको बनाए रखेगा। इसका मतलब अगर मैं E की वैल्यू निकालूं तो R के बराबर होगा, लेकिन दिशा माइनस में होगी। तो दो एक नंबर के एमसीक्यू के लिए दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परिणामी बल और तुल्यकारी बल। परिणामी बल सभी बलों का संयुक्त प्रभाव होता है और परिणामी बल के विपरीत गति को शून्य करने के लिए या वस्तु को साम्य अवस्था में रखने के लिए जो बल लगाते हैं वो हमारा तुल्यकारी बल होता है। ओके, तो ये मेरा पॉलिटेक्निक के जो मैकेनिक्स है फर्स्ट ईयर में, उसका जो पहला जो टॉपिक था चैप्टर, वो है बलों का परिचय। उसमें मैंने आपको ये सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। इस चैप्टर में से पॉलिटेक्निक के एग्जाम्स में 2 नंबर के तो शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चंस और अब एमसीक्यू भी आते हैं, इसलिए एमसीक्यू में भी काफी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जब सारे बल एक ही तल और एक ही बिंदु पर कार्य करें तो उन बलों को समूह को क्या कहते हैं? तो वो जो 4 ऑप्शन होंगे उनमें से आपको ढूंढना, वो सब हम आगे आगे करेंगे। तो ये मेरे तरफ से आपके लिए पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया और वो बलों का परिचय।